हेलो। स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीके बाय अजय सर के यूट्यूब चैनल पे। हमारी पीएचटीसी के रिकॉर्डिंग करते हुए बेंच चल रहा था, उसमें रीजनिंग की तीसरी क्लास चल रही थी। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, उन्हें आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले वाले प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से किया होगा। एक, जब आप प्रश्नों को कर रहे हो, जब आपकी क्लास लग रही है लाइव, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले उनको खुद को आप करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, तो रजिस्टर और पेन निकाल के बैठिएगा। आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। रंगना 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 सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। रंगना की वर्तमान आयु क्या है? रंगना की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले बेसिक तरीका, सबसे बेसिक तरीका कह रहा है रंगना। बात कर रहा हूं रंगना और सईद की बात कर रहे हैं। रंगना और सईद की रंगना की वर्तमान आयु जो है, रंगना की जो वर्तमान आयु है वो है 7:5। तो आप इसे ये मान लीजिए कि रंगना की आयु आप कर दीजिएगा इसे 7x और क्या कर दोगे 5x। x लगा दीजिएगा, 7x और 5x। रंगना की आयु हो जाएगी 7x और किसकी, सईद की आयु हो जाएगी 5x। कह रहा है ये तो बात हो रही है वर्तमान में। किसकी बात हो रही है? वर्तमान में बात हो रही है। ठीक है जी, वर्तमान में बात आ गई। आगे देखो, कह रहा है कितने वर्ष बाद में? 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद 11 वर्ष 11 वर्ष बाद की जब बात करेंगे लाडलो, तो 11 वर्ष बाद रंगना की जो आयु है, रंगना की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 7x + 11 और सईद की जो आयु है वो हो जाएगी 5x + 11। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा है 11 वर्ष जो भी आयु है उसका अनुपात हो गया 4:3। 11 वर्ष बाद की आयु लिख दीजिए यहां पर। मैंने कहा कि 7x + 11 अनुपात 5x + 11 का जो अनुपात है वो अनुपात है 4:3। लगा दीजिए। देखियो, अनुपात जो भी होता है, यानी अनुपात यदि A/B है, इसे हम लिख सकते हैं A/B के रूप में। A/B के रूप में यह अनुपात लिख दीजिए बटा के रूप में 7x + 11 बटा में 5x + 11 बराबर 4/3। भिन्न बराबर है और भिन्न जब बराबर होती है हम करते हैं क्रॉस गुणा। और जैसे ही मैं क्रॉस गुणा करूंगा लाडलो, 3 का 7x + 11 का 11 से 3 का 7x से 21x बन जाएगा, प्लस 11 तिया 33 बन जाएगा, बराबर 5 चौका 20x बनेगा, प्लस 11 चौका 44 बन जाएगा। x वालों को एक साइड में कर लो, संख्याओं को एक साइड में कर लो, कर लीजिएगा। देखिए 20x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 21x - 20x बराबर 33 इधर प्लस कर दो जाके माइनस का, तो 44 - 33। ये हो जाएगा आपका कितना, x बच जाएगा। x बराबर क्या बन गया भाई, 11 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। कह रहा है रंगना की वर्तमान आयु, अरे रंगना की वर्तमान आयु थी 7x। रंगना की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। रंगना की वर्तमान आयु थी 7x। 7 गुणा में 11, उत्तर आ जाएगा आपका 77 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 77 वर्ष ऑप्शन नंबर है बी। मेरे को लगता है किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से और मनन कीजिएगा। क्या इस प्रश्न को इस तरीके से किया जाएगा, डिटेल में किया जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है डिटेल में ही करना हो। हम इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। सर शॉर्ट तरीके से कैसे, जरा मुझे बताओ तो सही। सर शॉर्ट तरीके से कैसे, जरा मुझे बताओ तो सही। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे लाडलो। शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे प्रश्न को, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। कह रहा है पहले उसकी वर्तमान आयु थी 7:5, अब हो गई 4:3। कितने वर्ष बाद में, 11 वर्ष बाद में। देखिए कितना गैप आ रहा है, गैप आ रहा है 7 और 4, कितना गैप आया लाडलो, 3 का। इधर गैप कितने का आया, इधर गैप आया 2 का।
क्या गैप सेम है क्या? अरे गैप सेम नहीं है। ध्यान दीजिए सर, गैप सेम मतलब अरे ये कह रहा है इनके बीच में 11 वर्ष का अंतर है, तो इनके बीच में भी अंतर कितना आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए क्या करूंगा? देखो 7 में से 5 गए, ऊपर वाला जो भी अंतर आएगा 7 में से 5 गए, आप कहोगे सो 2 का कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 2 का नीचे मल्टीप्लाई। 4 में से 3 गया, 1 का कर दीजिए ऊपर मल्टीप्लाई, ये कर दिया ऊपर 1 मल्टीप्लाई। अब देखो अब अनुपात क्या बन गया? अब जो अनुपात बन गया वो 7 एकम 7, 5 एकम 5, इधर बन गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखो अनुपात बन गया 7 अनुपात 5। ये तो बात हो रही है रंगना की, ये बात हो रही है सईद की। ठीक है जी, देखो ध्यान से, देखो अंतर कितने का? यहां पर भी अंतर 1 का, यहां पर भी अंतर कितने का? 1 का। अंतर सेम आ गया। कह रहा है 11 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 11 वर्ष बाद में। हमारे हिसाब से कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। हमें क्या याद करनी? रंगना क्या आई हुई, यानी 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाए 11 गुणा में 7, उत्तर आ जाए आपका सतंतर। हमारे पास 2 मेथड हैं, जो आपका अच्छा लगे उसी तरीके से कर लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना लाड लो। बहुत इजी प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इजी प्रश्न। सबसे पहले देखो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है कि आपको जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, एफ यू एल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या करो, इसको पकड़ो, मान लीजिए पेज पर लिखे हुए और पेज को पकड़ोगे इस प्रकार यूं घुमा दोगे, तो इस प्रकार यूं घुमाओगे तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो सबसे पहले आएगा एल, ये बनेगा एल, यू का यू का यूं रहेगा। बात आती है एफ की, एफ बन जाएगा एस से। ठीक है जी। बात करते हैं के की, तो के बन जाएगा एस से। बात करते हैं एन की, तो एन होता यूं है, पर अब की बार यूं नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपका, कैसे बनेगा लाडलो? होता देखो इस प्रकार है, बनाएंगे हम इसको उल्टा, कैसे बनाएंगे? एन बन गया इससे। ठीक है जी। अब आगे देखिए, एन के बाद में आती है ए की, ए का ए बन गया, एच का एच और टी का टी। क्या बात समझ में आई? पर है क्या, पर बात यह है कि एल जो है वो शुरुआत में आएगा, एल जो है वो शुरुआत में आएगा। एल क्या आएगा? शुरुआत में आएगा। एल को सबसे पहले यूं लिखना पड़ेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? ये सबसे पहले लास्ट वाला अक्षर सबसे पहले, तो एल यू एफ के, ये गलत बना दिया ना, इस प्रकार बनेगा, सॉरी एन है ना। ठीक है, एन, ये ए, ये एच और ये टी। बस दर्पण प्रतिबिंब डायग्राम बने कुछ ऐसा। देखिए कहां पर है, ये देखिए ध्यान से देखिए, एल यू एफ एल यू एफ एल यू एफ, ये नहीं है, ये नहीं है, एल यू एफ के एन ए एच टी, एल यू एफ के। देखो एफ इस प्रकार नहीं पलटेगा, इस प्रकार एफ नहीं पलटेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार ये देखो, अब की बार दर्पण नीचे लगा दिया, यहां पर लगाया दर्पण, तो अब की बार जो अक्षर होंगे वो इधर से इधर पलटेंगे, इधर से इधर पलटेंगे, तो होगा कि इस प्रकार, ध्यान दीजिए। पहले आया जी, सभी में जी आएगा, यानी पहला जी जी जी, ए सी बी। ठीक है जी। उसके बाद में बी, देखो बी इस प्रकार पलटेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन कट गया, और हमारे पास डी भी कट गया। आगे देखिए, ये इस प्रकार पलटेगा, तो हमारे पास ए और ये बच गया। ठीक है, एक्स भी सेम है। आगे ध्यान दीजिएगा 2 पे, 2 पे ध्यान दोगे तो इस प्रकार ये पलटेगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के आधार पे चलना है, ऑप्शन के आधार पे चलोगे तो जल्दी हो पाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर आइए 4 पे। प्रश्न नंबर 4, इसी प्रकार दर्पण है, कुछ नहीं, आप इसको इधर पकड़ो और इस प्रकार यूं घुमा दीजिए। आपके पास पेपर होगा ऑफलाइन, आप पेपर को भी पकड़ लीजिए, पेपर इसके बाद स्क्रीन पर प्रश्न होगा, स्क्रीन पर क्या करोगे आप? पेपर को क्या करोगे? इस पर घुमा दीजिए, आपके अनुसार आप पेपर घुमाइए और आप अनुभव कीजिएगा क्या इसका डायग्राम बन सकता है। ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार है, इस प्रकार इधर आ जाएगा। इसका मतलब यह ब्लैक वाला जो एरो है वो इधर आएगा, ब्लैक वाला एरो इधर आएगा, तो ब्लैक वाला एरो किस किस में इधर है? देखो सी में नहीं, इसमें नहीं होगा, इसी इन सभी में हो रहा है। ठीक है जी। तो जो एरो है वो इधर है, ये वाला एरो जो है वो इधर है, ये इधर आ जाएगा। इधर वाले कौन कौन से में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है जी, आगे सुनिए ध्यान से। बात करते हैं त्रिभुज की। अब की बार त्रिभुज ऐसे है, इसमें कैसे है? इसमें ऐसे है। जब इसको पलटेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा ऐसा। इसमें त्रिभुज कौन कौन सा ऐसा है भाई? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब की बार ये नहीं होगा, त्रिभुज की बात बिगड़ गई। अब हमारे पास बच गया ए और डी, ए और डी। अब इस पर फोकस करते हैं, ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करोगे, ध्यान दीजिएगा। यह इस डायग्राम के अंदर यह जो व्हाइट हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, व्हाइट से इसके अंदर हिस्सा इधर आ रहा है,
पर ये पलट गया, ऐसा कभी नहीं पलट सकता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बात बन गई। ऑप्शन नंबर चौथा ए। चलेगा पांचवा, कह रहा है कि बताइए आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। यह आकृति जो है कौन से के अंदर है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है पहले के अंदर, पहले के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप बना पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर लोगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ठीक है जी। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। बहुत ही इजी पर्सन है। एग्जाम में नॉन वर्बल के पर्सन बहुत ज्यादा आने हैं, ध्यान दीजिएगा। वापस बनाने की कोशिश करते हैं, हो क्या रहा है, ध्यान दो। देखो ये ऐसे आकृति तो है इसके अंदर, ये देखो, ये तो आकृति हमसे पूछी है और ये आकृति हमारे पास यहां से पूछी है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना इजी पर्सन, नॉन वर्बल के पर्सन आपको खूब सारे मिलने हैं एग्जाम में, और आप पर्सन को देखोगे, देखते ही आपके पर्सन होने लग जाएंगे। क्या रहा है, पर्सन को समझने की कोशिश करो। कह रहा है यह जो आकृति है कौन से डायग्राम के अंदर, डायग्राम आपको दिया हुआ है, नक्कल ही तो मारनी है, उत्तर आपके पास है, नक्कल ही तो मारनी, नक्कल आप आराम से मार सकते हो। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यह जो आकृति है, इस आकृति पर फोकस कीजिए, इस आकृति पर फोकस करोगे, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि ये खाली स्थान जो बच गया ना, यहां से जो आकृति उठा दी, वो आकृति कौन सी है हमें बतानी है। तो बताओ कौन सी आकृति हो सकती है। तो यह तो आकृति हो नहीं सकती होंगी, इसमें यह लाइन बीच में से निकाली गई है और अंत तक पहुंचा दी, और लाइन जो बीच में से निकाली वो अंत तक नहीं, बस यहां पर खत्म कर दी है। इसका मतलब यह नहीं हो सकती। इसके अलावा और भाई देखो, क्या इस हिस्से में लाइन है, क्या नहीं है, यह भी आकृति नहीं है। अब बच गई हमारे पास सी और डी, हमारे पास बच गई सी और डी। हम ऑप्शन से खेल रहे हैं, जल्दी हो पाएगा। ऑप्शन में सी और डी, ध्यान दीजिए। सी और डी में देखो, सिर्फ और सिर्फ एक दो लाइन है, क्या इसके बीच में एक लाइन और है क्या? इसके बाद में, इस आकृति के बाद में, इस आकृति के बाद में क्या तीन लाइनें हैं क्या? ये तो कह रहा है एक दो तीन, तीन लाइनें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइनें हैं। ऑप्शन बच जाएगा सी, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बच जाएगा सी, डी भी नहीं होगा। क्या बात बनी, क्या जल्दी कर पाओगे? मुझे पूरी उम्मीद है। ध्यान दीजिए, पर्सन नंबर आइए आप 7 पे, करो इस पर्सन को, बताओ यह आकृति यहां से उठा ली गई है, बताओ कौन सी आकृति इसमें यहां पे हो सकती है। आपके हवाले ये पर्सन, जल्दी कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा आकृति हो सकती है। सबसे पहले फोकस करेंगे, देखो यहां पर यह बिंदु इसके कॉर्नर में है, कॉर्नर में बिंदु, कॉर्नर में नहीं है, यहां पे होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है जी। और देखिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन कटनी चाहिए, दो लाइनें नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बात कीजिए सिर्फ और सिर्फ सी और डी में, सी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें सी और डी पर ध्यान देना है। सी और डी पर ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन है नहीं हो सकता। तो देखो क्या हो सकता है, आप इसको उठाओगे, यहां रखोगे तो ये बिंदु चला जाएगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, या इसको आप यूं भी कर सकते हो, इस ये आकृति उठाओगे और यहां रखोगे। तो सबसे पहले आप आकृति उठाते हो ये वाली, तो यह जो लाइन है वो आ रही है ऐसे, पर ऐसे लाइन नहीं आनी चाहिए, हमारे पास लाइन आनी चाहिए बीच में से, इस बीच में से निकलनी चाहिए ऐसे लाइन। तो भाई हाँ सही है, ये वाली आकृति यूं निकलेगी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर बिंदु आएगा, ठीक है जी, बात बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, टिक करोगे, ये आकृति नहीं होगी। क्या हो जाएगा लाडलो, कोई डाउट वाली बात? मुझे नहीं लगता कोई डाउट वाली बात होगी। चलिए आगे देखिए, अब कह रहा है कि बताओ यहां पर आकृति आएगी, कौन सी आकृति आएगी, ध्यान से देखिएगा, बताइए कौन सी आकृति यहां पर आएगी। इस पर्सन को आप खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपके पास समय है 3 सेकंड का, ध्यान दीजिए किस प्रकार करेंगे। 3 सेकंड हो गए, ध्यान दीजिएगा। पर्सन आता है यहां पर, कह रहा है कि ये आकृति ऐसे है, यहां पर सबसे पहले इस आकृति ने क्या किया, यह जो सर्किल है, ये सर्किल इधर आ गया, किधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, इधर आ गया, किधर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये सर्किल आया है, एंटी क्लॉकवाइज ये सर्किल आ गया। एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री आ गया, आप कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज जो डिग्री आया है वो आया 90 डिग्री घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। ये जो सर्किल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, कितना डिग्री घूम गया सर, 90 डिग्री घूम गया। सर इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि आगे देखो, आगे यही सर्किल इधर आ गया, कितना डिग्री घूमा है, देखो यहां पर आए ना, तो 90 और 45 135, यानी कि 90 और 45 कितना होता है, आप कहोगे सर 135 डिग्री। उसके बाद में घूमता है वापस एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कितना डिग्री, 135 डिग्री। अब आगे देखो 135, उसके बाद में क्या करता है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर गया तो 90 डिग्री घुमा, यहां से यहां पर 135। इसका मतलब प्रत्येक समय में हो क्या रहा है, 45 डिग्री ज्यादा घूम रहा है। और कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर भी घुमा दीजिए, 45 डिग्री जोड़कर 135 और 45 जोड़ोगे बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। घुमाओ, जस्ट इसके अपोजिट में आएगा, यानी यहां पर सर्कल बनना चाहिए। बताओ ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति बताइए कौन सी लाडलो। ऐसी आकृति हमारे पास दो बना दी इसने तो। हाँ भाई, ये दोनों ये आकृतियां सेम ही है, या सी होगा या डी होगा। एक जो टाइपिस्ट है हमारा राम कौर घोड़ा है, वो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, उसको बार बार कह दिया। अब तो मेरे को लगता है उसको लटकाना ही पड़ेगा, आज लटका देंगे। आप कहो, बताओ क्या करना है, छोड़ दिया जाए, नहीं मार ही दिया जाए, है ना। राम कौर घोड़ा लास्ट क्लास है बीएसटीसी की, कर्तव्य बेंच की हमारी ट्यूशन सीरीज चल रही है। हर क्लास में पर्सन ही पर्सन गलत करता रहता है। आप आ रहे हो या मैं अकेले समेट दूं, बताओ मेरे को। पंचायती करेंगे अपन, क्या हो जाएगा लाडलो, हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई चित्र में बताना है, बहुत ही जी प्रश्न है, कुछ नहीं। ये तो अपने आप में देखो 90 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पे आ गया, दोनों बिंदु सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जी प्रश्न कह रहा है, बताइए चित्र में तीन किसी ना किसी संगत में असंगत को पहचानना है। अरे ये तो 90 डिग्री पे जुड़े हुए हैं दोनों की दोनों सुइयां, पर ये 180 डिग्री पे है, ऑप्शन नंबर सी असंगत है, ये सी नंबर। बहुत ही जी प्रश्न हो जाएगा, छाप लोगे कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ही जी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप धुआं कर दोगे, आप धुआं कर दोगे। वहां पर जो एग्जाम देख रहा होगा आपके प्रश्नों को, वो कहेगा ये क्या हो रहा है, इतने जी प्रश्न। प्लीज 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 जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, उस विकल्प को चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। असंगत की पहचान करनी है लाडलों। अरे असंगत की पहचान, मैं तो कहता हूं ये प्रश्न सबसे इजी, आपको दे दूं क्या या मैं करूं, चलो आपको दिया, बताओ फटाफट क्या इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए बताइए। करवाऊं या करवा देते हैं, ध्यान दीजिए हो क्या रहा है। अरे सभी के अंदर, चाहे आप ये वाली आकृति उठा लो, चाहे आप ये वाली आकृति उठा लो, चाहे आप ये वाली आकृति उठा लो, आप ध्यान दोगे कि सभी के अंदर क्या है, वर्ग जो है वो उसके अंदर है। एक आकृति में दो आकृतियां दी है, दो आकृतियों में एक वर्ग जो है वो अंदर की तरफ है, पर अब की बार इसने क्या कर दिया, वर्ग को बाहर की तरफ कर दिया, वृत्त को अंदर कर दिया। इसका मतलब यह एक असंगत है, अलग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे टिक करोगे आगे बढ़ोगे, हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इतने जी प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 150 में से 150 यानी 50 में से 50 नंबर पूरे लेके आओगे। ध्यान दीजिए, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 है। सुजीत की वर्तमान आयु कितनी होगी, करवाना पड़ेगा। खूब सारे प्रश्न इस पे ऐसे करवा दिए मैंने। चलो आपको समय दिया मैंने 1 मिनट का, इसका उत्तर आप दो फटाफट, बताओ। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है विकास की बात की जा रही है और सुजीत की बात की जा रही है। किस किस की बातें कर रहे हैं हम करेंगे अब विकास और सुजीत की दोनों की चुगलियां। कह रहा है विकास तो कह रहा है 5 और ये कह रहा है 4 अनुपात। मैंने कहा एक्स लगा दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है, 5x और 4x, ठीक है जी। सबसे पहले उनकी आयु मैं तो करता हूं 5 और 6 11, 6 और 4 10, थोड़ा ठीक है। देखिएगा 5x और 4x
3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है। और 3 वर्ष बाद की बात करूंगा, ध्यान दो, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि विकास की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 5x प्लस 3। और कौन है? सुजीत। सुजीत की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 4x प्लस 3। ये तो बात हुई है 3 वर्ष बाद की। कह रहा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9। अनुपात कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसे प्रश्न करो, 5x प्लस 3, बार बार करवा दिया मैंने इसको, बहुत सीधा कर रहा हूं मैं, 4x प्लस 3 बराबर 11:9। क्रॉस गुणा, ये बन जाएगा 45x, ये बन जाएगा 9 × 27, ये बन जाएगा 44x प्लस 11 मैंने कहा भिन्न बराबर है। और जब भिन्न बराबर होती है लाडलों तो क्रॉस गुणा होता है। कौन सा गुणा? क्रॉस गुणा होता है। मैंने इसका क्रॉस गुणा कर दिया भाई, ठीक है जी। ये 44x इधर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 45x में से 44x माइनस कर दिया, ये 27 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 33 माइनस 27 कर दिया। इधर बच गया 1x, इधर बच गया कितना लाडलों? 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। कह रहा है सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? सुजीत की वर्तमान आयु 4x। सुजीत की बात की जा रही लाडलों, सुजीत की वर्तमान आयु, सुजीत की वर्तमान आयु, सुजीत की वर्तमान आयु कितनी है? आप कहोगे सर 4x है, यानी 4 गुणा में x की वैल्यू 6, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आप कर पाओगे? इतने इजी प्रश्नों को ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर आइए 12 पे। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। इस प्रश्न को आप खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहले बहुत इजी प्रश्न दीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्या सबसे इजी प्रश्न है, औसत का प्रश्न है। कह रहे हैं 35 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात। अरे 3 लड़के हैं, मान लो 3 लड़के हैं, ए है, बी है और सी है। 3 लड़के, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7। हमें वास्तविक आयु का पता नहीं है। मैं तो कहता हूं यहां पर लगा दो आप x, क्या लगा दो? जैसे ही मैंने लगाया यहां पर लाड लो x है, तो a की आयु हो गई 3x, 5x और 7x। अब बताइए लाडलों कैसे करेंगे? मैंने कहा औसत का फॉर्मूला होता क्या है, बार बार आपको बताया लाडलों। औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है लाडलो। और बहुत इजी प्रश्न है, कीजिए। राशियों का योग, राशियां 3x, 5x और 7x, जोड़ो इसको, कितना आएगा? कह रहे हैं 3x को जोड़ो, 5x को जोड़ो और 7x को जोड़ो। इनकी आयु का योग आ गया, बटा में राशि संख्या कितनी है? 3 है, बराबर कितना लाडलो? कितना भाई? औसत आया कितना? औसत आया 35। बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15x बराबर आ गया 35 गुणा में 3। तिरछा गुणा करोगे, x बराबर आ जाएगा लाडलो 35 गुणा में 3 बटा में 15। काटो, 5 तिया 15, 5 7 35, 3 से 3 कट गया। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 7। कह रहे हैं छोटे लड़के की आयु क्या है? अरे छोटा लड़का ए तो है जिसकी 3x है, ए ही है 3x। छोटे लड़के की आयु 3x मतलब 3 गुणा में 7, यानी कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कर पाओगे भाई? इतने इजी प्रश्न, आपके औसत के प्रश्न क्या कर पाओगे? बहुत इजी प्रश्न। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने की संभावना रहती है लाडलो। चलिएगा आगे वाले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 13 पे देखो,
आपको पता चला ये प्रश्न है कार्यवाही का, कथन व कार्यवाही, कथन व कार्यवाही का प्रश्न है लाडलों। कथन व कार्यवाही का एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। ये टॉपिक जो आते हैं, ये टॉपिक आते हैं विश्लेषणात्मक रीजनिंग के, विश्लेषणात्मक रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हमारे पास 4-5 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? कथन व तर्क, कथन व निष्कर्ष, कथन व कारण, कथन व पूर्वाधारणाएं, कथन व कार्यवाही। ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने की संभावना पूरी रहती है, यानी कम से कम 3 से 4% इन टॉपिकों में से आते हैं। और इनमें आपको दिमाग लगाना है, आप कितना एक्टिव रह पाते हो, आप कितना सोच सकते हो, आपका दिमाग कितना एक्टिव है, कितना पॉजिटिव है, बस उसी पे डिपेंड करेगा आप कितना सोच सकते हो। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। आपको पता चला कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? आप उसके पास जाओगे, उसे क्या कहोगे? यानी कि आपको पता लगा कि आपका एक चचेरा भाई है, चचेरा भाई यानी काका बड्डा को भाई है, ठीक है जी। बन के हो कि बन आपके छोरो हो बिंगो, अपने आप टिक्को को लगाओ, आप कोई जरूरी टिक्को है, ठीक है। अब से भी जाकर केक होगा, आपने ऑप्शन कह दिया। देखो, आप बाद में चचेरे भाई से टिक्का लगवाने के लिए कहेंगे, आप उसे कहेंगे कोई बात नहीं छोड़ यार बाद में लगवा ली, ठीक है। आप उसे प्राथमिकता पर टिक्का लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे और बढ़ जाए गाना काटोगे, अपमानित करोगे। तन शर्म को नहीं है? बेकार आदमी, कद लग गयो तू, टिक्का कौन लगावे हैं? ये बात ठीक है। आगे देखो, आप उन्हें बताएंगे एक चिंता का विषय नहीं, आप उन्हें छोड़ यार, टिक्को लागो तो लाग्यो, ना लागो तो ना, कौन लाग्यो, चिंता ना कर, आपने मजा कर। तो बताओ, आप बताओ क्या उसे कहोगे? आप उसे बताओ क्या कहोगे? आपका दिमाग क्या कहेगा? आप कहोगे, आप बाद में चचेरे पर टिक्का लगवाने के लिए कहेंगे नहीं, जरूरी है। क्या कह रहा है? अनिवार्य टिक्का कह दिया ना इसने, एक अनिवार्य टिक्का है और अनिवार्य टिक्का सबसे पहले लगवाना है। तो ध्यान दीजिए, पहला इसका नहीं हो सकता। आगे देखो, आप उसे प्राथमिकता पर टिक्का लगवाने डॉक्टर के मिलने के लिए कहेंगे, हाँ भाई ये बात सही है। आगे देखो, आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता को दोनों को अपमानित करेंगे, नहीं ये बात गलत है, अपमानित थोड़ी करोगे भाई। चलिएगा, आप उन्हें बताएंगे चिंता का विषय नहीं है, ठीक है जी। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर है, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर है बी। कर लोगे लाडलो, या आप कार्यवाही क्या करोगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे 2 कथन, एक अभिकथन है, एक कथन है और एक कारण, इन विषय पर टिप्पणी दीजिए। देखो, रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान लंबे होते हैं, ठीक है जी। कह रहे रात के मुकाबले दिन में जो है वो लंबे हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक जो पटरियां जो होती है वो रात के मुकाबले दिन में लंबी हो जाती है। दिन के समय गर्मी होती है, धातु गर्मी के कारण फैलती है। ये तो आपको पता होगा, कोई भी धातु है वो गर्मी के कारण क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है जी। सर इतनी बात समझ में आई? देखो, कथन व कारण दोनों सत्य हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बताओ भाई, क्या पहला सही है? हाँ सर सही है। दूसरा सही है? हाँ सर सही है। रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले में दिन में लंबे होते हैं भाई, गर्मी पड़ेगी तो धातु गर्म होगी, धातु गर्म होगी तो लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे देखो, पहली बात, लंबे ऐसे नहीं है कि 5 फुट की पटरी थी 15 फुट की बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, इंच में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल मामूली सा। लंबा तो हुआ ना, ऐसे थोड़ी सर वो 5 फुट की पटरी थी वो 15 फुट की बन गई, ठीक है जी। दिन के समय में गर्मी अधिक होती है, धातु गर्मी के कारण फैलती है। हाँ बात सही है भाई, ये बात बिल्कुल अच्छी बात है। देखो, कथन व कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं, हाँ सर बात सही है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। भाई व्याख्या कर रहे हैं, क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? कारण क्या कर रहे हैं? गर्मी के कारण धातु पिघलती लंबी होती है और दिन में गर्मी अधिक होती है, इसी कारण तो, ठीक है जी। दूसरी बात गलत, कह रहे कथन सही है लेकिन कारण है सत्य है। दूसरी सी बात भी गलत, कथन गलत है, कारण सही है, तीसरी बात भी गलत। ऑप्शन नंबर ए, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। इस प्रकार आपको तो ध्यान में होना चाहिए हो क्या रहा है, कथन में क्या दिया है, कारण क्या दिया है, क्या कारण कथन पे डिपेंड है या नहीं है, इस आधार पे आप प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है लाडलो। आगे बढ़ो, प्रश्नों पे आइएगा। प्रश्न नंबर 15 पे, प्रिंसिपल पूर्वाहन 10 बजे, सुबह 10 बजे। पूर्वाहन मतलब 10 AM
विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। बात आई कि भाई एक स्पीकर में आवाज आई कि भाई सभी बच्चों ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल साहब सुबह 10 बजे सभी बच्चों को संबोधित करेंगे, हॉल में बैठ जाओ। ठीक है जी, आपसे अनुरोध है कि 10 बजे पूर्वाह्न पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें, यानी कि 10 बजे पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें, बाद में सीट मिले या ना मिले कोई बात। देखिए ध्यान से, यदि विद्यार्थी 10 बजे से पहले अपना स्थान नहीं ग्रहण करते तो समारोह में नहीं तो आरंभ नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा? आप सोच के देखो, क्या रखा गया है प्रोग्राम, प्रिंसिपल आए साहब सर आएंगे 10 बजे और कहे भाई विद्यार्थी कहेंगे मैं 10 बजे कौन जाऊँगा, मैं जाऊँगा 10:30 ही, और मैं जाऊँगा जब प्रोग्राम चालू हो सी, यहाँ उसका के कोई नहीं, उसका प्रिंसिपल साहब 10 बजे आए, 10 बजे चालू हो सी। आई बात समझ में? यानी आपका मन करे, कोचिंग में आ रहे हो आप, आपको पता है कि क्लास शुरू होगी 9 बजे और आपका मन करे ना भाई मैं तो जाऊँगा 9:30, और मैं उड़ गया अभी पहला क्लास शुरू हो ही कौन सा है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो क्या है, गलत है। समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिए, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 1 कह रहे 2 नंबर निकाला जा सकता है, हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आइए। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तो शब्द इतने अक्षरों कितनी 3 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अनुमति नहीं है, ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका, प्रश्न क्या है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी मतलब ठीक है जी, मतलब एक बार अक्षर आ गया एक बार ही, मान लीजिए एल, ये वाला एल एक बार आ गया ना, उसको एक बार यूज करना, 2 बार यूज नहीं करना। कह रहे इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? 3 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण बिना अर्थ शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? ये अर्थपूर्ण वाले हो यानी अर्थ वाले हो या अर्थ बिना वाले हो। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास जो यह स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग में अक्षर कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। इन 10 अक्षरों से कितने नई स्पेलिंग बनाई जा सकती है, जिनका या तो कोई अर्थ होगा या कोई बिना अर्थ वाली होगी। कुल मिला के इन 10 अक्षरों को यूज करके कितनी स्पेलिंग बनाई जा सकती है, पर कोई भी अक्षर दोबारा यूज नहीं होगा एक स्पेलिंग में। क्या बात समझ में आई क्या? चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप क्या कर लो, 10 का फैक्टोरियल बटा में 10 माइनस कितने अक्षरों वाले? 3, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल मैंने बताया है भाई, पिछले वाले क्लास में बताया था, 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1, बस वही बात यहाँ पे। 10 का फैक्टोरियल क्या होगा? ये है 10 का फैक्टोरियल बटा में 10 माइनस 3 गया 7 का फैक्टोरियल कर दो। 10 का फैक्टोरियल होगा 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7, आगे 7 का फैक्टोरियल लगा दो, सही रहेगा, बटा में 7 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट गया, उत्तर क्या आया? 8 × 72 720। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करना है। क्या कर पाओगे? कोई डाउट वाली बात? अगर यहाँ पे 2 अक्षरों वाले 2 में 2 करते घटाते हम करते यहाँ पर, क्या बात समझ में आएगी लाडलों? हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ऐसा प्रश्न मैंने एक पीछे वाली क्लास में भी मैंने ऐसा प्रश्न करवाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, तो प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा। जो कि पहली क्लास थी ना अपनी कर्तव्य बेंच की सीरीज की, रीजनिंग की सीरीज की जो पहली क्लास थी, उसमें भी इसी प्रकार थोड़ा सी लैंग्वेज अलग है, ऐसा प्रश्न एक और करवाया गया है, तो आप उसे करने की कोशिश करना दोबारा। ध्यान दीजिए, प्रश्न पे आइए आगे। एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बेल हैं, जितने पुरुष हैं उसकी 2 गुनी मुर्गियां हैं, जितने बेल हैं उसे 3 गुनी गायें हैं। कोई बात नहीं, जितने भी हैं। मेरे को बताओ, अगर मैं कहूं पुरुष जो है वो X है, कह रहा है जितने पुरुष उतने बेल, तो बेल कितने भाई? आप कहो सर बेल भी कितने हैं? X हैं। जितने पुरुष उसकी 2 गुनी मुर्गियां, तो बात करूं मुर्गियां जो है, मुर्गियां कितनी हो जाएगी? पुरुष की 2 गुनी 2X हो जाएगी, और जितने बेल हैं उससे 3 गुनी गायें। तो गाय की जब बात करूंगा तो गाय कह रहा है बेल की 3 गुनी, बेल कितनी X है, तो गाय कितनी हो जाएगी? 3X। ठीक है। फार्म में कुल सिरों की संख्या, अरे एक पशु के 1 सिर होगा, ये जो पशु है यानी पुरुष, उसका 1 सिर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होते तो 2 सिर होते, 3 होते 3 सिर। X है तो X सिर होंगे।
बेल, बेल यहाँ पे एक्स है, यानी कि अगर बेल होता 5 तो बेल कितने सिर होते? 5 सिर होते। यहाँ पे एक्स बेल है तो एक्स सिर होंगे। मुर्गियां कितनी है? 2x है। अगर यहाँ पे मुर्गियां होती 5 मुर्गियां तो सिर कितने होते? 5। अरे एक के एक सिर होता है या 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं? एक के एक ही होता है। उसी प्रकार मुर्गियां 2x है तो सिर कितने होंगे? 2x। गाय 3x है तो सिर कितने होंगे? 3x। कह रहा है टोटल जोड़ दो सभी को, x प्लस x सिर प्लस 2x प्लस 3x, टोटल सिर कितने हो गए? टोटल सिर हो गए 14। बस x की वैल्यू 1 2, 2x 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7x बराबर आ गया 14। x की वैल्यू आ जाएगी 2, 7 इधर गुणा जाके भाग में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कह रहा है गायों के पैरों की कुल संख्या, गाय है कितनी? गाय है 3x। गाय कितनी है? 3x। तो सबसे पहले गाय की संख्या ज्ञात करो, तो गाय हो जाएगी 3, x की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, और एक गाय के पैर कितने होते हैं? 4 पैर। तो 6 गायों के पैर कितने हो जाएंगे लाडलो? 6 गायों के पैर हो जाएंगे 24 पैर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये वाला 24। अरे कर लोगे, कोई डाउट वाली बात? मुझे तो नहीं लगता। इतने होनहार बच्चे हो, इतना तेज दिमाग है आपका, आराम से इन प्रश्नों को कर पाओगे। एक बार नहीं 10 बार कर पाओगे। बहुत इजी प्रश्न। आगे चलें क्या? चलिए सर प्रश्न नंबर 18 पे आइए। वही बात, एक कथन दिया गया है और एक धारणा यानी अनुमान, धारणा पूर्व धारणाएं एक ही बात है। नसीत, नसीत नाम का बंदा है, ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया, भर लिया मतलब गोलियां डाल ली, अपनी चालक संचालित अधिकारी कार में, चालक संचालित मतलब है एक अधिकारी की गाड़ी है जिसमें चालक ड्राइवर है उसके अंदर, ठीक है, चालक संचालित अधिकारी कार में काम के लिए निकल गया, ठीक है जी। देखो नसीत सशस्त्र सेना का एक अधिकारी है। अरे अधिकारी है तभी तो है, तभी तो उसके पास गन है, ये तो बात बोली गई है। अपनी वर्दी पहनी, सशस्त्र सेना, बंदूक है उसके पास, ठीक है जी। संचालित अधिकारी भी है, ठीक है जी, पहली बात सही। नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो, जरूरी थोड़ी है। क्या बोला है कि कथन में? अरे धारणाएं हो चाहे कोई भी तर्क कुछ भी बात हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपको हमें सिर्फ और सिर्फ कथन के अकॉर्डिंग उत्तर देने हैं। कथन के अकॉर्डिंग उत्तर देना, कथन से ना तो बाहर जाना ना कोई बात। तो कथन के अकॉर्डिंग जब आप उत्तर दोगे लाडलो, तो आप बताइएगा कि कथन के अंदर इसकी बात की गई है क्या? नहीं, दूसरी गलत। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर सिर्फ और ये बात कही है कि पहली धारणा अंतर्निहित है, हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे आइएगा। कह रहे हैं देखो कथन क्या है? प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, कोई बात नहीं, आपसे अनुरोध है कि 10 बजे से पूरा अपना स्थान ग्रहण कर लें, ठीक है। वही बात, कौन सी? प्रिंसिपल वाली बात। देखो धारणा, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा। कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहली बात गलत, समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात सही, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी, धारणा दूसरी अंतर्निहित है, हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात है? बहुत ही प्रश्न है भाई, कर पाओगे जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 20 पे आइए। परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। ए ने बी को सलाह दी। ए ने कहा कि भाई परीक्षा में सफल होना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात दोपहर अथरंगा दिनगा सारा की एक कर दो, ठीक है जी, आप भी यही कीजिए। देखो ए बी की सलाह सुनता है, अरे सुनता है तभी तो कह रहा है, सुनता ना होता, मेरे को बताया आप मेरी बात सुनोगे तभी तो मैं कहूंगा आपको। ये गली में कोई रात बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, उनको मैं कह पाऊंगा? नहीं, मेरे को पता है वो मेरे को पूछेंगे नहीं, मेरे को कोई क्या कहते हैं, मेरी बात का मनन नहीं करेंगे। पर मेरे को पता है आप होनहार बच्चे हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप मेरी बात पर मनन करोगे। तो पहली बात क्या है? सही। परीक्षा उत्तीर्ण करना एक वांछनीय है, वांछनीय है। कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है, हाँ भाई कठिन अभ्यास जो करोगे तभी तो नंबर आएंगे। तीसरी बात भी सही है। तो यानी कि पहली और दूसरी, परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है, परीक्षा उत्तीर्ण करना जो है वो वांछनीय है, यानी कि परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब दूसरी बात भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन नंबर, ऑप्शन नंबर है डी टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे, क्या बात समझ में आएगी? ऐसे प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 21 पे ही है। संजय गोवा जाता है। देखो
अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। संजय गोवा जाना चाहता है, ठीक है जी। अनिल सबको सलाह देता है, संजय गोवा जाना चाहता है, अनिल सबको सलाह देता है। देखो सलाह दी है, अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी, तो भाई कोई जरूरी थोड़ी संजय गोवा जाना चाहता है। अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। ठीक है ठीक है, अब बात समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं, अनिल गोवा जाना चाहता है, पर संजय क्या कह रहा है, संजय ने कहा भाई ट्रेन से मुंबई होते हुए जाओ, आनंद आएगा। आनंद याद, मजे ही मजे, मजे ही मजे हो जाएंगे, मजे ही मजे, मैं अगर आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो आप कहोगे हाँ संजय गोवा जाना चाहता, तभी तो सलाह दी है, पहली बात सही। अनिल सबको सलाह देता रहता है, अनिल सबको सलाह देता रहता है। क्या बात सही है क्या, अनिल सबको सलाह देता है, ये बात यहाँ पर बोली गई है क्या, क्या यहाँ पर यह बात बोली गई है क्या कि अनिल सबको सलाह देता है। अनिल तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी, अनिल सबको सलाह देता है, अनिल ने संजय को, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि अनिल सबको सलाह देता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात गलत, यानी ओनली फॉर पहली बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्या कथन में बोला गया है क्या कि अनिल सबको सलाह देता है, नहीं भाई नहीं बोला गया। चलिएगा प्रश्न नंबर आइए 22 पे। क्या किस्तों पर चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है, कथन है। तर्क तर्क देखो, या तो हाँ होगा या क्या होगा ना। आप बताइए इसको, इसका ये सवाल आपके हवाले किया, कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट, बताओ। हाँ, उसे काम कम भुगतान करना पड़ता है। नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या किस्तों पर चीजें खरीदना किराए के लिए लाभदायक है। हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। नहीं, किस्त देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। क्या उसे किस्तों से कोई चीज खरीदते हो, किस्तों पर कोई चीज खरीदते हो, तो मेरे को बताओ क्या उसे कम भुगतान करना पड़ता है क्या। भाई भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, ब्याज लगेगा। पहली बात तो क्या है, गलत। नहीं, किस्त देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। नहीं, किस्त देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। क्या बताइए, क्या किस्तों से चीजें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है। हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भुगतान तो ज्यादा करना पड़ेगा, भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा अगर इकट्ठी बात करें तो। और देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं किस्त देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। न तो एक और न दो, दोनों ही अंतर्निहित नहीं करते, दोनों ऑप्शन है गलत, दोनों ही तर्क गलत हैं। चलिए प्रश्न नंबर आइए 23 पे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या माता पिता को अपनी बेटियों और बेटों दोनों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए, या बेटों पर अधिक शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वे घर के वित्तीय मामलों में मदद कर सके। बताइए, ये आपके अनुसार, आपके दैनिक जीवन के अनुसार, आप बन रहे हो आने वाले भविष्य में टीचर बन रहे हो, तो आपका आईक्यू इतना होना चाहिए कि आप समाज के उन प्रश्नों का उत्तर दे पाओ। बताइए मेरे लाडलों, बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, जवाब दीजिए इस बात का। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। नहीं, बेटे को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। बिल्कुल अपोजिट बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घोड़े होते हैं रामखोर गधे, पढ़ते नहीं है। चलो, बेटों, पहली बात गलत है, बेटों की अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए बेटों को, क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है और वे दूसरी जगह चली जाती है। भाई दूसरी बात भी गलत, दूसरी बात भी गलत। चलिएगा, बताओ बताओ कौन सा, न तो पहला दूसरा, दूसरा। चलिए, कर पाओगे, कर पाओगे भाई। चलिएगा प्रश्न नंबर 24 पे आइए, प्रश्न नंबर 24 पे आइए भाई लाडलो।
चलिएगा, क्या कह रहे हैं, क्या नौकरी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन होने चाहिए? बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिए, हाँ, यह कागजी कार्यवाही को कम करेगा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा। हाँ, यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। तो भाई ध्यान दीजिए, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। केवल तर्क एक मजबूत है, एक और दोनों मजबूत है। भाई दोनों मजबूत हैं, पहला और दूसरा हो जाएगा। चलिएगा आगे चलिए, प्रश्न नंबर 25 पे। कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फुल जंगल हैं। मैं तो कह रहा हूं इस प्रश्न को आपके हवाले किया, मैं तो ये नहीं कर रहा। आपको HW दे दिया, HW दे दिया, आप HW दे दिया और कर दोगे, छाप दोगे। बहुत प्रश्न करवाए हैं, ये पहला कथन नहीं, दूसरा कथन नहीं, तीसरा कथन, छाप दो फटाफट, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 26 पे आइए। प्रश्न नंबर 26, ये भी प्रश्न आपको दिया, ये प्रश्न आपको दिया, HW दे दिया, करवा दिया। बहुत प्रश्न ऐसे मैंने करवाए थे जब मैंने टॉपिक उठाया था आपका। कौन सा टॉपिक? कथन निष्कर्ष वाला। याद करो, याद करो, कर दो फटाफट, बताओ। ठीक है जी, कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखो, कुछ संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। कुछ संगठित व्यक्तियों के लिए, चलिए ध्यान दीजिए, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आराम के समय निकाल लेती है। अरे संगठित व्यक्ति है तभी तो आराम की बात की जा रही है। हाँ, पहली बात सही। सुनीता एक मेहनती व्यक्ति है। देखो, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी, व्यस्त कार्यक्रम है, मेहनत करे तभी तो है। ऑप्शन नंबर 2, ये भी बात सही है। दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर है बी। चलिएगा प्रश्न नंबर आइए 28 पे। निम्नलिखित प्रश्न एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 बताइए। कपड़ों पर साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। ठीक है जी, डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। भाई झाग की बात की गई कथन में? क्या झाग की बात की कथन में? नहीं की गई, पहली बात गलत। तेल और गंदगी को दूर करने की मदद करते हैं, नहीं। हाँ हाँ हाँ, दूर करते हैं, इसलिए तो दूसरा, कपड़ों को साफ ही तो करना है, तेल गंदगी। ठीक है जी, दूसरी बात सही, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। चलिए बस इतनी बातें खत्म होती है हमारी यहाँ पर। रीजनिंग की सीरीज जो होती है वो खत्म होती है आपके लिए। मेरे को लगता है मैंने 3-4 क्लासें आपकी रीजनिंग के लिए है। आप इन प्रश्नों को देखिएगा, बार बार देखिएगा। इसी YouTube चैनल पे आपको एक PTT के लिए भी एक रीजनिंग की क्लास मिलेगी। प्लीज उन प्रश्नों को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद रखिएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे और आप प्रश्नों को देखोगे तो आपको महसूस होगा कि जो क्लास में हमारे प्रश्न हुए हैं वही आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। लगभग लैंग्वेज सेम रहेगी। ऐसे ही प्रश्न मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले एक क्लास और लूं रीजनिंग की, आपकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम के हूबहू जैसा एग्जाम यहाँ छपे। हाँ जी, क्या बात समझ में आई? क्या कोशिश करेंगे आपके लिए? इतनी कोशिश तो जरूर करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3-4 क्लासें रीजनिंग की लगाई है और 3 क्लासों के अंदर रीजनिंग कंप्लीट कर दी। 3 क्लासों के अंदर रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए लाडलों। तो एक बार थोड़ी कोशिश कीजिएगा दोबारा प्रश्नों को देखने की। तो ठीक है जी, धन्यवाद, अति आभार आपका। मिलते हैं आगे वाली क्लास में।